Hello students, today we are here to start the topic of respiration in human beings, part 2 of the respiration on the channel Science Fair and with your Ms. Khan ma'am. So we will start the topic respiration in human being and अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें. So here the topic is respiration in human being. Respiration in human being में आपको क्या समझना है? जैसे कि ह्यूमन बींग्स में सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा शुरू होती है? हवा कैसे एंटर करती है? जो एयर है वो एंटर करेगी विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल्स. ये कैसा सिस्टम है? ये कैसा सिस्टम है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैस होगा और उसी गैसेस की वजह से फूड से एनर्जी मिलेगी और उसी एनर्जी की मदद से सारे लाइफ प्रोसेस मेंटेन रहेगी. इसी प्रक्रिया को रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेशन कहा जाता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं. तो सबसे पहले यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको बताया गया है. सबसे पहला ऑर्गन है हमारे पास नॉस्ट्रल्स. Nostrils are the two openings through which the air is released, moved in and out. ठीक है. And after that nasal cavity. Nasal cavity वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे hairs present होते हैं और म्यूकस रिलीज होते हैं. म्यूकस लाइनिंग होती है जिससे वहाँ पे डस्ट पार्टिकल ट्रैप हो जाते हैं और साथ ही साथ एयर क्लीन रहती है. Larynx is the common part for air and food. Larynx is the area of sound box जहाँ पे sound produce होती है. Trachea is the windpipe. Bronchi and the bronchials. Trachea is divided into further two parts is said to be bronchi and it is further divided into said to be bronchioles. After that alveolar sac, it is the main site for the exchange of gas, and the lungs are the areas which are helping in the overall structure of the bronchials alveolar are the present in the lungs. मूविंग फर्दर हमें यहाँ पे एक एक पार्ट की इंट्रोडक्शन एक एक पार्ट को समझाया हुआ है अच्छे से. तो यहाँ पे हमारे पास है नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी. नॉस्ट्रल्स एंड नेजल कैविटी में हमें क्या समझना है? नॉस्ट्रल्स हमने अभी मैंने आपको जैसे बताया कि नॉस्ट्रल्स क्या है? दो ओपनिंग है जिसके थ्रू क्या एंटर कर रही है? एयर एंटर कर रही है. कौन सी एयर एंटर करेगी? एयर रिच इन ऑक्सीजन. उसी प्रक्रिया को भी क्या कहा गया है? इनहेलेशन. सांस को अंदर लेने की प्रक्रिया. तो ठीक है. तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रल्स के द्वारा. दो ओपनिंग है जो नॉस्ट्रल्स लीड टू द नेजल कैविटी. नॉस्ट्रल्स आगे किसको लीड करेंगे? मतलब एयर कहाँ जाएगी? नेजल कैविटी में जाएगी. आफ्टर दैट ये बताएंगे इट हियर यहाँ पे क्या होते हैं? हेयर्स होते हैं. यहाँ पे साथ साथ देखते हैं आपको यहाँ लिखा है हेयर्स टू चेक द एंट्री ऑफ लार्ज पार्टिकल्स. बहुत सारे लार्ज पार्टिकल्स की एंट्री को जो चेक करता है. आफ्टर दैट हमें बताएगा फेरिक्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर. It is a cartilaginous flap called epiglottis guard the entry of trachea. Means जैसे कि pharynx pharynx के बाद larynx है उसके बाद हमारी windpipe है. windpipe के ऊपर एक कवरिंग है जिसे हम क्या कहते हैं? epiglottis. जनरली जब हम खाना खाते हैं तो वो epiglottis जो होता है वो बंद हो जाता है. उसको जो कवर है वो बंद हो जाता है ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो कहाँ एंटर ना करे? windpipe में एंटर ना करे. So next is larynx. Larynx is the just area जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है puberty में दिखाई देता है बॉयज में. जनरली ग्रो करता है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी इन मेल्स आल्सो एंड द फीमेल्स आल्सो. नेक्स्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया में इंपॉर्टेंट बात है ये विंडपाइप है. इसका सेकंड नेम क्या है? विंडपाइप, जो आपको याद रखना है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे बताएगी इसमें क्या होते हैं? इट इज सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट शेप्ड सी शेप्ड कार्टिलेज मिलेंगे यहाँ पे. सी शेप्ड कार्टिलेज की रिंग्स मिलेंगी यहाँ पे. वो रिंग्स क्या करेंगी? जैसे कि एयर एंटर करिए तो वो पाइप जो है वो कोलैप्स न कर जाए उसको प्रिवेंट करेंगी. कोलैप्स करने से प्रिवेंट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स. ब्रोंक्यूल्स में क्या बताया आपको कि फर्दर जो ट्रैकिया है मिड ऑफ द सेक्शन में दो में डिवाइड कर देगा. उसी क्या कहा जाता है? ब्रोंकी. और उसके बाद फर्दर आगे छोटे छोटे ट्यूब्स में फाइंड हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स. नेक्स्ट इज एल्वियोलर सैक. एल्वियोलर सैक इज द एक्चुअल साइट. ये मेन एरिया है किसके लिए? हमारे पास फॉर द रेस्पिरेटरी. यहीं से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा. ऑक्सीजन किस में जाएगा? ब्लड वेसल्स में. ब्लड वेसल्स कौन सी होंगी? कार्टिलेज. और वहीं से CO2 कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में. मतलब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने का काम कौन करता है? हमारी एल्वियोलाई. आफ्टर दैट यहाँ पे हमें बताया गया लंग्स के बारे में. लंग्स क्या है? लंग्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? थोरेसिक कैविटी में. इसी के अंदर ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई का पूरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. इसका जो फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? एल्वियोलाई है. क्या है? एल्वियोलाई. एक इंपॉर्टेंट थिंग इसकी जो कवरिंग है उसे हम प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं. और डबल लेयर मेम्ब्रेन है तो उसमें क्या भरा होता है? प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है. वो प्लूरल फ्लूइड क्या होगा?
वो प्लूरल फ्लूइड की वजह से शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब वो हमें चोट वगैरह से किसी इंजरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और साथ साथ हमारे जो लंग्स है किससे प्रोटेक्टेड है, हमारे लिप्स बोन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो फिर फर्दर हमारे पास यहाँ पे आपको बताया रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन समझेंगे इसमें हम ह्यूमन बीइंग्स में कि सांस अंदर कैसे लेते हैं या सांस बाहर कैसे छोड़ते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के मैकेनिज्म को हम समझेंगे। मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन में क्या होता है कि सांस अंदर कैसे लेते हैं, सांस अंदर जाती कैसे है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या बताया कि इनहेलेशन कैसे होता है। इनहेलेशन में क्या चाहिए, सबसे पहले देखो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। जैसे ही लंग्स के नीचे एक मसल होता है, जैसे डोम शेप कहते हैं, डोम शेप मसल होता है उसे हम कहते हैं डायफ्राम। वो डायफ्राम क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब नॉर्मल शेप क्या है उसकी, डोम। कॉन्ट्रैक्ट करके वो क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, अपनी मसल्स में खिंचाव लाके वो सीधा हो जाता है, ठीक है। इस तरह से डायफ्राम नीचे चला जाएगा, डायफ्राम क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट ऐसे, ठीक है। जैसे डायफ्राम फ्लैट होगा, रिब्स क्या मूव करेंगी अपवर्ड, रिब्स के जो होगा रिब्स का मूव करेंगी बाहर की तरफ, मूव करेंगी बाहर की तरफ। जैसे रिब्स बाहर की मूव करेंगी, डायफ्राम नीचे की तरफ हो गया है, तो इन दोनों से अंदर की थोरेसिक कैविटी का जो एरिया है, जो सारा वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे साथ साथ लिखा एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड कर जाएगी। जैसे जैसे किसमें इंक्रीज आएगा, वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा। जैसे वॉल्यूम में इंक्रीज आएगा तो वहाँ पे प्रेशर में क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, प्रेशर में क्या आएगा, डिक्रीज। अब जैसे ही प्रेशर में डिक्रीज आएगा, जैसे ही वहाँ पर प्रेशर में डिक्रीज आएगा तो वाइस वर्सा बाहर का प्रेशर हमें क्या लगेगा, इंक्रीज हो चुका है, बाहर का इंक्रीज अंदर का डिक्रीज। तो एयर का मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगी। ड्यू टू दिस द एयर प्रेशर डिक्रीज एयर प्रेशर, तो एयर रशेज लंग्स थ्रू द नोस्ट्रल्स की, एयर रश करेगी तो नोस्ट्रल्स के थ्रू लंग्स में, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इसी को एयर सेक्स में ब्रीथिंग इन कहते हैं, इसी प्रक्रिया को ब्रीथिंग इन मतलब इनहेलेशन कहा जाता है। एयर सेक्स में हवा भर जाएगी जिसमें क्या जाता है, ऑक्सीजन जाता है। नेक्स्ट इसका वाइस वर्सा ही बिल्कुल अपोजिट क्या रहेगा, एक्सहेलेशन रहेगा। इसको भी हम समझ लेते हैं। आइए, आपको जैसे ही वीडियो समझ आ रही है आप वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। सो वी आर ऑन द टॉपिक एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन इसका वाइस वर्सा, एक्सहेलेशन में देखो क्या होगा, वो कैसे प्रोसेस है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो वो एक एक्टिव प्रोसेस है, उसमें एनर्जी लगती है, ठीक है। एक्सहेलेशन कैसी प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी नहीं लगेगी, इसमें चीज़ें क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी, मसल्स क्या करेंगी, रिलैक्स करेंगी। रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स एज वेल एज द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम मसल्स। डायफ्राम की मसल्स भी और इंटरकोस्टल मसल्स भी क्या करेंगी, रिलैक्स करने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर डायफ्राम ऊपर की साइड, रिब्स नीचे की साइड हो जाएंगे, रिब्स एंड डायफ्राम नॉर्मल पोजीशंस में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम डिक्रीज करने से रिटर्न्स टू लंग्स अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएंगे, मतलब उधर वॉल्यूम कम हो गई है। जैसे ही वहाँ वॉल्यूम कम होगी तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज एंड द एयर, अंदर का वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज़्यादा, अंदर का वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर ज़्यादा हो गया। प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एयर विल मूव इनसाइड टू आउटसाइड, दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। ये प्रक्रिया कहने के लगी। इनहेलेशन एक्सहेलेशन में बेसिक डिफरेंस आपको ये याद रखना है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लंग्स एंड टिश्यू इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लिटिल बिट, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। जैसे कि ऑक्सीजन से ही कैपिलरीज में सारा ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें, जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि लंग्स में कैसे होता है, ब्लड कैपिलरीज होंगी एल्विलाई के आसपास, ठीक है। एल्विलाई से ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के पास और CO2 एल्विलाई के पास। उसके बाद टिश्यू के पास कैसे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो इन सेल्स एंड टिश्यू ऑक्सीजन इज कंटिन्यूस बीइंग यूज्ड, सेल्स में कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज होती रहती है और CO2 बढ़ती रहती है। ऑक्सीजन सप्लाई टू द सेल्स एंड टिश्यू बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिलेगी। हियर आल्सो एक्सचेंज ऑफ गैस अकर्स ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड इन द लेस इन द टिश्यू, ऑक्सीजन की मात्रा होगी ब्लड में ज़्यादा थी, टिश्यू में कम थी, तो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा उसका, ठीक है। इसी प्रक्रिया को इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। अब जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, और केवल मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है। और CO2 किसमें ज़्यादा सॉल्युबल है, वाटर में। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। ब्लड में 45% सेल्स है, 55% क्या रहता है, प्लाज्मा। 55% प्लाज्मा में भी 90% क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है, किसका, CO2 का, ठीक है।
और सिर्फ 23% ही इसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। ये आपको ट्रांसपोर्ट के डायग्राम दिखाया हुआ है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ बताएगी कि जैसे कई बार क्या होता है कि गीजर्स वगैरह, जैसे बाथरूम में गीजर्स ऑन करके नहीं नहाना चाहिए, ऐसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से जो गैस प्रोड्यूस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बॉन्डिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो ज़्यादा है, वो ऑक्सीजन को भी नहीं जुड़ने देगी, खुद जुड़ जाएगी हीमोग्लोबिन के साथ, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। थोड़े टाइम बाद जो इंसान है वो अंदर डिजी फील करेगा, मतलब ऑक्सीजन का लेवल लो हो चुका है उसके ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से उसकी बॉडी वीक हो जाती है और ज़्यादा समय तक ऐसा रहे तो उस बॉडी की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट आपको कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज बताई गई है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी डिसीज इन ह्यूमंस, लास्ट टॉपिक ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर सबसे पहले डिसीज है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में आपको ध्यान रखना है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है लंग्स, मतलब लंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। प्राइमरी इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट होता है न्यूमोनिया में? एल्वेलाई। और इसमें भी इन्फ्लेमेशन है, एबनॉर्मल डिस्टेंशन ऑफ द एल्वेलर से, मतलब एबनॉर्मली एल्वेलर से लार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैस में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जिक प्रॉब्लम है, मतलब जैसे ही एक हाईली एलर्जिक प्रॉब्लम है, हमारे सेल्स हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं एलर्जेंस को लेके, डस्ट को लेके, और जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकिया, ब्रोंकिया में इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है। इन्फ्लेमेशन मतलब एक तरह से जलन होने लग जाती है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल लंग डिसीज ORDS, ये उन लोगों को होती है जो माइंस वगैरह में खदानों में काम करते हैं, उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या ज़्यादा पाया जाता है? एल्बोस्टोसिस और सिलिकोसिस, मतलब सिलिकोसिस मतलब सिलिका एक एलिमेंट होता है, एल्बोस्टोसिस भी एक एलिमेंट होता है, जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है ना वैसे सिलिका और एल्बोस्टोसिस भी एलिमेंट है, उनकी लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, इसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होती है। Here is the summary given and some questions given for the practice, you can do them. And here our respiration in human beings is completed and the respiration topic is also completed. So आप अच्छे से पढ़ते रहिए, बने रहिए ऑन द चैनल साइंस फेयर्स। आपको वीडियोस अच्छे से पसंद आ रही हैं, समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।